जब नाम। मैं मलिक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है सूर्य से ग्रह अस्त कब होता है। अब आपने कई बार सुना होगा अपनी कुंडली में कि आपके ग्रह अस्त हो गए। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी ग्रह अगर सूर्य से नजदीक आ जाए तो वो अस्त हो जाता है। उसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है, उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है हमारी जिंदगी में, उसमें कमी आ जाती है। वो उतना प्रभावशाली नहीं रहता जितना उसको होना चाहिए था अगर वो सूर्य के काफी नजदीक आ जाता है। अब हर ग्रह की एक डिग्री है। हर ग्रह अगर उस लिमिट के अंदर सूर्य ग्रह के पास आ जाता है तो वो अस्त हो जाएगा। अगर वो नीच का ग्रह है और वो सूर्य से अस्त हो जाता है तो हमारे लिए पॉजिटिव है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है हमारी जिंदगी में, जो बुरा प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अगर कोई ग्रह अस्त होता है तो ये देख के कि वो नीच का तो नहीं है, कहीं वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है, उसको फिर हम ठीक करते हैं। अब वो ठीक कैसे करते हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा। कभी हम उसके रतन पहनाते हैं, स्टोन्स, कभी हम उसको बीज मंत्र से ठीक करते हैं। उसके लिए भी बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो बात अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से, ताकि आप लोग अपनी कुंडली देखें तो आपको बहुत आसानी से यह समझ आ जाए कि ये ग्रह अस्त है या ये ग्रह उतनी ही शक्ति से हमारी जिंदगी में प्रभाव देगा, भले ही वो सूर्य के साथ युति बना के बैठा है। युति का मतलब आप लोग समझते हैं? अगर किसी भी घर में दो ग्रह साथ बैठे हैं तो उसको युति कहते हैं। 2, 3, 4 जितने भी बैठे हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो जो आप किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और कभी वो आपको बोलते हैं कि ये ग्रह अस्त है, तो ये आपको बहुत आसानी से अपनी कुंडली खुद देख के समझ आ जाएगा कि हाँ ये अस्त है या नहीं है। तो इस चीज को आइए डिटेल में समझते हैं कि ग्रह कब अस्त होते हैं। सबसे जरूरी बात, राहु देवता और केतु देवता कभी भी अस्त नहीं होते। सूर्य देवता राहु देवता और केतु देवता को अस्त नहीं कर सकते, क्योंकि राहु देवता और केतु देवता एक छाया ग्रह है। बल्कि अगर ये दोनों ग्रह सूर्य के और चंद्र के साथ आ जाए तो उन्हें ग्रहण लगा देते हैं। तो ये दोनों ग्रह कभी भी अस्त नहीं होंगे, बल्कि ग्रहण लगाएंगे, उसका हमें नेगेटिव इफेक्ट देंगे। अगर सूर्य देवता के साथ राहु देवता जुड़ जाते हैं तो वो हमें नेगेटिव इफेक्ट देंगे। वो ग्रहण है सूर्य देवता के साथ और चंद्र देवता के साथ, राहु देवता और केतु देवता का। अब हम बात करते हैं चंद्रदेव की। अगर चंद्र देवता 12 डिग्री के मार्जिन पे सूर्य देवता के पास आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाएंगे। मंगल देवता अगर 17 डिग्री के मार्जिन में आ जाते हैं तो वो अस्त होंगे। बुध देवता अगर 13 डिग्री के मार्जिन में आते हैं तो वो अस्त होंगे। शुक्र देवता 9 डिग्री पे, बृहस्पति देवता 11 डिग्री पे, शनि देवता 15 डिग्री पे। अब इसका मतलब क्या है? अगर चंद्र देवता और सूर्य देवता के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस है तो वो अस्त हो जाएंगे। अगर 12 से ऊपर है, चाहे वो साथ बैठे हैं, तो वो अस्त नहीं होंगे। उसी तरह अगर मंगल देवता 18 डिग्री पे हैं, 19 डिग्री पे हैं, 17 डिग्री से अगर ऊपर हमारा डिफरेंस आता है, जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं तो वहां पे सूर्य देवता के ऊपर डिग्री लिखी होगी और जो उनके साथ ग्रह हैं उसके ऊपर डिग्री लिखी होगी। अच्छा, एक सबसे जरूरी बात, जरूरी नहीं है कि जो सूर्य देवता के ग्रह युति बना के बैठे हैं वही अस्त होंगे। उनके आगे वाले घर में और पीछे वाले घर में जो ग्रह हैं वो भी अस्त हो सकते हैं। तो ये कभी मत सोच के चलिएगा कि जो
सूर्य देवता के साथ घर में, उसी घर में ग्रह बैठा है, वो अस्त होगा। आगे वाला भी हो सकता है, पीछे वाला भी हो सकता है। बुध देवता 13 डिग्री, तो अगर बुध देवता आगे वाले घर में है या पीछे वाले घर में है या उसी घर में है जिसमें सूर्य देवता बैठे हैं, और वो 13 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, 13 डिग्री से ज्यादा सूर्य देवता और बुध देवता में, तो वो अस्त नहीं होंगे। उसी तरह शुक्र देवता अगर 9 डिग्री से ऊपर डिफरेंस आ जाता है तो वो भी अस्त नहीं होंगे। बृहस्पति देवता का 11 डिग्री से ऊपर और शनि देवता का 15 डिग्री से ऊपर। ये जो चार्ट है, ये जो डिग्रीज हैं, ये हमेशा सेम रहेंगी, ये कभी नहीं बदलेंगी। अगर आपको कोई और डिटेल में बताता है या आपको कोई और लॉजिक देता है तो वो लॉजिक मत सुनिएगा। ये एक बहुत सिंपल, एक बहुत स्टैंडर्ड लॉजिक है, ये बहुत स्टैंडर्ड चार्ट है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये डिग्री कभी नहीं बदलेंगी। ठीक है, अब हम एक बात देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए यहां पे शनिदेव बैठे हैं, तो पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि हर ग्रह की जो डिग्री लिखी होगी वो लिखी होगी 0 से 30 डिग्री तक। किसी भी कुंडली में डिग्री 0 से कम नहीं होगी और डिग्री 30 से ज्यादा नहीं होगी, किसी भी कुंडली में। चाहे आप दुनिया की कोई भी कुंडली बना लीजिए, किसी भी कंप्यूटर से बना लीजिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बनवा लीजिए, किसी भी पंचांग से बनवा लीजिए, उसमें आपके कोई भी ग्रह की डिग्री ना कभी 0 से कम होगी ना कभी 30 से ज्यादा होगी। इसी के बीच में आपकी ग्रह की डिग्री हमेशा रहेगी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको यह बताया कि ग्रह हमारे चलते कैसे हैं। हमारे ग्रह हमेशा ऐसे इस मूवमेंट में चलते हैं। यहां पे है, अगर एक एग्जांपल है, अगर यहां पे शनिदेव बैठे हैं तो वो पहले इस घर में जाएंगे, 30 डिग्री के बाद 30 डिग्री के बाद शनिदेव अपना घर बदल लेंगे। कोई भी ग्रह अगर वो 30 डिग्री को जब क्रॉस कर लेगा तो वो अपना घर बदल लेगा। फिर वो इसमें जाएंगे, इधर 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 इधर। तो हर ग्रह की ये मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज। हर ग्रह ऐसे चलता है। अब वो लॉजिक क्या है 30 डिग्री का? तो 30 डिग्री का लॉजिक ये है कि अगर आप 30 इंटू 12 करते हैं, अब ये 12 क्या है? 12 है हमारे कुंडलियों में घर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई भी ग्रह जब एक घर में अपनी 30 डिग्री कंप्लीट कर लेगा तो वो नेक्स्ट घर में चला जाएगा। अब अगर आप 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 360। 360 का मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट। ये हमेशा सेम रहेगा। हर ग्रह 30 डिग्री के बाद अपना घर बदल लेगा। ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको इस चीज को कि ग्रह अस्त कैसे होंगे उसका आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए सूर्य देवता हमारे चौथे घर में बैठे। चौथा घर 1 2 3 4 ये हमारा लगन है। हमेशा आपको पता है पहला घर हम यहीं से गिनते हैं, 1 2 3 4। अब सूर्य देवता के साथ अगर मान लीजिए बुध देवता बैठे और सूर्य देवता की डिग्री है 10, बुध देवता की डिग्री है 15, तो 10 माइनस 15 5। अब हमने यहां क्या देखा कि अगर 13 डिग्री से कम है बुध देवता और सूर्य देवता के बीच का डिस्टेंस,
तो बुध देवता यहां पर अस्त हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अब अगर हम यहां पे देखते हैं कि बुध देवता की डिग्री 25 है, उसी घर में बैठे हैं, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ हमारी जो डिग्री है वो बदली है। अब क्या हुआ, 10 माइनस 25 का डिफरेंस आया 15। तो जो 15 है वो 13 से ऊपर है, तो इस स्थिति में बुध देवता अस्त नहीं होंगे। वो हमें उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, वो हमारी कुंडली के हिसाब से। अब वो हमारी कुंडली में योग कारक हैं या मारक हैं, वो एक अलग बात है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इफेक्ट्स बता रहा हूं। अब कुंडली के हिसाब से इनके इफेक्ट बुरे भी हो सकते हैं, अब कुंडली के हिसाब से इनके इफेक्ट अच्छे भी हो सकते हैं। अब अगर बुरे थे और वो अस्त हो गए तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन अगर अच्छे थे और वो अस्त हो गए तो ये नेगेटिव है। वो एक अलग टॉपिक हो गया कि कुंडली में इनका प्रभाव कैसा है। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि अस्त कब होगा और अपना रिजल्ट पूरा कब देंगे। तो इस स्थिति में जब इनकी डिग्री 25 है तो ये अस्त नहीं होंगे, ये उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हमने देखा कि बुध देवता अस्त नहीं है, इसके अगले घर में मान लीजिए यहां पे शनि देवता बैठे। अब शनि देवता की यहां डिग्री है 20, तो मैंने आपको यह बताया कि जब 30 डिग्री हो जाएगी तो वो नेक्स्ट घर में चले जाएंगे। तो शनि देवता को नेक्स्ट घर में जाने के लिए चाहिए 10 डिग्री और सूर्य देवता 10 डिग्री पहले ही आगे चल चुके हैं, क्योंकि वो यहां पे 10 डिग्री के साथ बैठे हैं। अब अगर उनको 20 डिग्री और मिलेगी तो वो इस घर में आएंगे, लेकिन अभी तो 10 डिग्री के साथ बैठे हैं। तो यहां पे अगर हम ये करें 10 प्लस 10 20, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ 20। अब आप इसका उल्टा लगा लीजिए, अगर यहां पे सूर्य देवता है और उनको आगे चलना है तो उनको चाहिए 20, 10 पे बैठे हैं, और शनि देव यहां पे बैठे हैं 20 पे, तो 20 प्लस 20 40, ये तो 30 डिग्री से भी ऊपर का डिफरेंस हो गया। तो अगर आप पीछे से गिने या आगे से गिने, शनि देवता यहां पर अस्त नहीं होते। यहां से गिनते हैं अगर, तो शनि देवता अस्त नहीं होंगे। अब आप यहां पे एग्जांपल ले लीजिए, अब यहां बैठे हमारे मंगल देव। अब अगर मंगल देव की डिग्री है हमारी मान लीजिए 25, तो मंगल देव को आगे आने के लिए चाहिए 5, और सूर्य देवता यहां पर 10 डिग्री के साथ ही बैठे हैं, तो 5 प्लस 10 हुआ 15। अब अगर 17 डिग्री का डिफरेंस होता तो मंगल देवता अस्त हो जाते, हमारे पास 15 है, तो उस हिसाब से मंगल देवता यहां पर अस्त हो गए। अब आपने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि जो सूर्य देवता के साथ उसी घर में युति बना के बैठे हैं वो अस्त हो रहे। अब यहां पे देखिए मंगल देवता पिछले वाले घर में तो अस्त हो गए, शनि देवता आगे वाले घर में है वो अस्त नहीं हुए, बुध देवता उसी घर में वो भी अस्त नहीं हुए। ये इसी लॉजिक से देखते हैं हम लोग, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं इस लॉजिक को ध्यान से देखिए। आपको कभी भी जिंदगी में कोई भी छल नहीं पाएगा, कोई भी आपसे पैसे नहीं ले पाएगा उल्टे सीधे, अगर आप लोग इस लॉजिक से चलते हैं और अपनी कुंडली खुद देख लेते हैं। आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है,
मेरी जिंदगी में किस चीज, कौन सा मुझे रत्न पहनना है, उस चीज को कैसे ठीक करना है, ये इसी लॉजिक से समझ आएगा। उसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। अब मान लीजिए कि यहां पे मंगल देवता की डिग्री है 20, तो मंगल देवता को आगे आने के लिए अब चाहिए 10। 30 डिग्री पे ही आगे बढ़ेंगे ना, तो उस लॉजिक से मंगल देवता को चाहिए 10। सूर्य देवता यहां पहले ही 10 डिग्री के साथ बैठे हैं, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब मंगल देवता 17 डिग्री के डिफरेंस पे अस्त होते हैं, यहां पे डिफरेंस आ गया 20, तो मंगल देवता अस्त नहीं हुए, वो उतना ही प्रभाव देंगे, उतनी ही शक्तिशाली प्रभाव देंगे जितना उनको देना चाहिए। पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उनके प्रभाव की, उनके शक्ति की, उनके इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं, वो देंगे। तो अब मैं आपको ये सब मिटा देता हूं ताकि आप लोग ये जो चार्ट हो है इसको बहुत अच्छी तरह देख लो, इसको समझ लो, इसको याद कर लो। ये चार्ट जिंदगी भर सेम रहेगा। जितने भी वीडियोस मैंने आपको पहले बताए हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बार बार बोली हैं कि वो कभी नहीं बदलेंगी, कभी नहीं बदलेंगी, उन चीजों को आप जहन में डाल लीजिए। अगर आप बेसिक समझ जाते हैं किसी भी कुंडली का, या बेसिक समझ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी का, आपके सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं। आप अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि मेरी जिंदगी में कब पॉजिटिव होगा, मेरी जिंदगी में कब नेगेटिव होगा, मुझे क्या उसके इफेक्ट्स अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको ठीक कैसे करें। पॉजिटिव इफेक्ट्स कोई, अगर आपको ग्रह आपका कोई पॉजिटिव इफेक्ट देता है, वो आपकी जिंदगी में अच्छा फल देना चाहता है, तो हम उसका और अच्छा फल कैसे लें, ये सारी लॉजिक्स मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सबसे जरूरी टॉपिक है। सूर्य से अस्त होने वाले ग्रह की अवस्था क्या होती है, ये आप इस चार्ट में देखिए, ये बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जपना।